नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है मित्रों। आज हम लोग इसमें आगे पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के टॉपिक को, जिसमें आप लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हम लोग आहार नाल को पढ़ने वाले हैं। आपके पाचन तंत्र में आहार नाल को पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग जुड़ जाइए। हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? आहार नाल को। पाचन तंत्र स्टार्ट किया था आपके लास्ट क्लास में। क्या स्टार्ट किया था? पाचन तंत्र स्टार्ट किया था आपके लास्ट क्लास में। जो स्टार्ट किया था वो क्या किया था? आपके पाचन तंत्र स्टार्ट किया था। और इस जो पाचन तंत्र था, इस पाचन तंत्र में आप लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? तो पाचन तंत्र में आप लोगों ने आहार नाल, आहार नाल पढ़ रहे थे। और आहार नाल के कुछ भागों के बारे में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आहार नाल के कुछ भागों के बारे में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, जिसमें से एक भाग तो आपके मुखवा, मुखवा के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। मुखवा के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, क्योंकि इस मुखवा में आप लोगों ने जीभ पढ़ी थी, दांत पढ़े थे, जीव, दांत, लार ग्रंथि, इन चीजों को यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ पर पढ़ लिया था। दूसरा जो है वो गुआ के बाद में दूसरा है वो कौन सा भाग था? ग्रसनी। दूसरा भाग ग्रसनी था, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कैसा भाग है? एक ओवेनिस्ट भाग होता है। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तीसरा इसका जो भाग है, और तीसरा भाग क्या है आपके, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये तीसरा भाग है इसका, वो है आपकी ग्रास नली। तीसरा भाग कौन सा है आपके? तो तीसरा भाग है ग्रास नली। ग्रास नली तीसरा भाग है इसका। अब देखो, ग्रास नली पर जब हम लोग बात करेंगे कि जो ग्रास नली इसका जो तीसरा भाग है, इस तीसरे भाग की क्या कंडीशन है, तो आप लोग देखते हो कि जो श्वास नली है, सॉरी ग्रसनी है, ये जो ग्रसनी है, इस ग्रसनी दो भागों में बटी रहती है। इस तरह से जो ग्रसनी है वो दो भागों में बटी रहती है। अब ग्रसनी जो दो भागों में बट रही थी, ग्रसनी जो दो भागों में बट रही थी आपके, उसको आप लोग जब देखोगे कि ग्रसनी है जो दो भागों में बटी रहती है, ये तो हो गई आपकी ग्रसनी। तो एक वेनेस्ट भाग है। ये ग्रसनी दो भागों में बटी रहती है। एक तो क्या था आपकी? ग्रास नली। तो कौन सा भाग? ग्रास नली। तो एक कौन सा था? श्वास नली। कौन सा भाग था? श्वास नली थी। अब ये जो ग्रास नली है, ये ग्रास नली आगे चल करके, ग्रास नली है जो आगे चल करके एक संरचना में खुलती है। उस संरचना का नाम क्या है आपकी? ये जो संरचना है जिसका नाम है आपकी आमाशय। ये कौन सी संरचना में जाकर खुल रही है? तो आमाशय वाली संरचना में जाकर खुलती है। कौन सी? ग्रास नली। तो ये जो ग्रास नली है आपकी, यदि इसको देखोगे तो जो ग्रास नली है, इस ग्रास नली में जैसे ही पोलस पहुंचेगा, क्योंकि आगे से यहाँ से जो मुखवा है, मुखवा से क्या आ रहा है आपकी? बोलस। मुखवा से क्या आ रहा है? बोलस आ रहा है। अब ये बोलस जैसे ही इसमें पहुंचेगा ग्रसनी में, तो ग्रसनी से कहाँ जाएगा? ये ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली से कहाँ जाएगा? इस आमाशय में जाएगा। आमाशय में जाएगा। तो ये किसके द्वारा, इस ग्रास नली से आमाशय तक कैसे पहुंच रहा है? तो इसके लिए यहाँ क्या हो रही है? एक क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन की गति होती है। क्रमानुकुंचन गति होती है। उस क्रमानुकुंचन की जो गति होती है, इस क्रमानुकुंचन की गति से ये जो बोलस है, ये बोलस ग्रसनी और ग्रास नली से होता हुआ कहाँ तक पहुंचता है आपके? ये कहाँ तक पहुंचता है? आमाशय तक पहुंचता है। ये क्रमानुकुंचन गति होगी, जिससे ये जो बोलस है, क्रमानुकुंचन गति के द्वारा ये जो बोलस है वो कहाँ तक पहुंच जाता है? आपके आमाशय तक पहुंच जाता है। बाकी ग्रसनी में पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, ग्रसनी में पाचन नहीं होता है। ये आमाशय तक भोजन पहुंच गया। अब जब आमाशय में भोजन पहुंच जाता है, तो आमाशय वाली कंडीशन क्या होगी उसको हम लोग देखते हैं।
तो यदि आमाशय में भोजन जब पहुंच रहा है तो अगला भाग कौन सा है? आमाशय। अगला भाग आमाशय। तो आमाशय में जब भोजन पहुंच रहा है तो आमाशय वाली कंडीशन को यदि आप लोग देखो तो आमाशय है कि जो ग्रास नली है, आपके आमाशय। अब इस आमाशय में आप लोग देखोगे कि जो ग्रास नली है, ग्रास नली जो है, इस ग्रास नली पर हम लोग देखते हैं कि ग्रास नली में कौन कौन से भाग हैं। ग्रास नली में हम लोग देखेंगे तो इस ग्रास नली के भाग कौन कौन से हैं। तो ये तो सॉरी, ये तो हो गई आपकी ग्रास नली। तो ग्रास नली हो गई, कौन सी हो गई? ग्रास नली हो गई। ये तो आपके, तो ये तो क्या होगी आपकी? ग्रास नली, ग्रास नली हो गई। अब ये कौन सी हो गई? आपके आमाशय। तो ये कौन सी आपके? आमाशय। क्या आमाशय है आपके? ये क्या है आपके? आमाशय है आपके। ये आपके आमाशय हो गई, आमाशय। अब इस आमाशय को आप लोग देखोगे तो इस आमाशय में कुल 3 भाग होंगे। कि जो आपके आमाशय है, इस आमाशय में कुल कितने भाग होते हैं? तो इस आमाशय में 3 भाग होते हैं। एक तो होता है आपके कॉर्डियक, एक तो ये कौन सा होगा? कॉर्डियक वाला भाग होगा। फिर फंडेक होगा और पाइलोरिक होगा। तो एक तो कौन सा होगा? कॉर्डियक वाला भाग होगा। एक तो कौन सा होगा? कॉर्डियक वाला होगा। फिर फंडेक और पाइलोरिक होगा। तो देखो एक तो कौन सा होगा? आपके कॉर्डियक वाला भाग होगा, कॉर्डियक वाला भाग होगा। एक आपके फंडेक वाला भाग होगा, तो एक पाइलोरिक वाला भाग होगा। का भाग होगा? पाइलोरिक वाला भाग होगा। तो इस तरह से कुल भाग कितने हो गए? 3। तो आमाशय के यदि आपसे पूछा जाए कितने भाग होते हैं तो 3 भाग होते हैं आमाशय के। और 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्डियक, फंडेक और पाइलोरिक। अब ये जो कॉर्डियक वाला भाग है, कौन सा भाग है ये? कॉर्डियक वाला जो भाग है, ये कॉर्डियक वाला भाग, फंडिक वाला भाग और पाइलोरिक वाला भाग। कॉर्डियक वाला जो भाग है, इस कॉर्डियक वाले भाग में एक तो क्या है? HCl पाया जाएगा। HCl इसी भाग में पाया जाता है आपके। ये जो कॉर्डियक वाला भाग है, ये कॉर्डियक वाला भाग है जिसमें क्या पाया जाएगा? इस कॉर्डियक वाले भाग में HCl पाया जाएगा। एक इसका फंडिक वाला भाग होगा और इसके अलावा क्या होगा? पाइलोरिक, पाइलोरिक वाला भाग होगा। इस तरह से भाग पाए जाते हैं आपके। पाइलोरिक, फंडेक और कॉर्डियक होगा। अब ये जो पाइलोरिक, फंडेक और जो कॉर्डियक है, यदि इसकी बात की जाए, जो पाइलोरिक, फंडेक और जो कॉर्डियक है, यदि हम लोग इसकी बात करें तो देखो क्या स्थिति होती है इसकी। पाइलोरिक, कॉर्डियक और जो फंडेक वाले भाग हैं, तो कॉर्डियक में HCl होगा एक तो, एक इसमें बोलस आएगा। बोलस सबसे पहले आमाशय के किस भाग में आता है? तो सबसे पहले बोलस कहाँ आएगा? कॉर्डियक में आएगा। एक इसमें क्या होगा? HCl होगा। अब उसके बाद में बात आती है ये फंडिक। इस फंडिक भाग में कांटेनोमा, कांटेनोमा संरचनाएं पाई जाती हैं। कांटेनोमा जो संरचनाएं पाई जाती हैं, और इस वाले भाग में जो कांटेनोमा जो संरचनाएं होती हैं, उन कांटेनोमा जो संरचनाएं पाई जाती हैं, कांटेनोमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है? रूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूंजी कहा जाता है। तो भोजन को क्या करती हैं? रोकती हैं। भोजन को रोकती हैं, भोजन को रोकती हैं। क्या बोलस को क्या करती हैं? रोकती हैं। तो बोलस को रोकने का कार्य करती हैं। तो ये कांटेनोमा संरचना पाई जाती हैं जिनको रूंजी कहते हैं। ये भोजन को रोकने का कार्य करती हैं, तो फंडिक वाले भाग में पाई जाती हैं। ये जो पाइलोरिक वाला भाग है, ये पाइलोरिक वाला भाग कैसा है? तो जो पाइलोरिक वाला भाग है, इसमें जठर रस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जठर रस पाए जाते हैं। इस पाइलोरिक वाले भाग में जठर रस पाए जाएंगे। पाइलोरिक वाले भाग में तो जठर रस होते हैं। फंडेक जो कांटेनोमा संरचना रुचि है जो भोजन को रोकती हैं। और कॉर्डियक भाग HCl होगा इसमें। और बोलस, बोलस
सबसे पहले इसी वाले भाग में आता है। ये स्थिति आपके कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक की, कार्डियक है, फंडिक है और क्या है आपके पाइलोरिक है। तो ये कांटेनुमा संरचना है जो भोजन को रोकने का कार्य करती हैं, आप लोग कह सकते हो। तो भोजन को रोकने का जो कार्य करती हैं, कौन सी संरचनाएं करती हैं, तो ये कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें रूंजी कहा जाता है। तो ये भोजन को रोकने का कार्य करती हैं, कांटेनुमा जो संरचनाएं होते हैं जिन्हें रूंजी कह रहे हैं आप। अब देखो बात ये आती है कि HCl का क्या काम है, जठर रस क्या है, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं इन जठर रसों पे, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो जो HCl है, HCl जो आमाशय में पाया जा रहा है, क्या HCl, HCl जो आमाशय में पाया जा रहा है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हो आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह सकते हो आप लोग, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, नमक का अम्ल, नमक का अम्ल भी कहते हैं। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या क्या बोला जाता है, नमक का अम्ल बोला जाता है। तो HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं या नमक का अम्ल कहते हैं। इसकी जो पीएच है, पीएच मान 0.9 से 1.5 के करीब होता है आपके पीएच मान है जो HCl का है, HCl का पीएच मान। HCl क्या काम करता है, तो ये जो HCl है, तो HCl क्या काम करता है कि जो भोजन आता है, वो भोजन आता है, बोलस, लार की पीएच 6.8 से 6.9 के करीब थी, जबकि जठर रसों की पीएच होती है 2 से 3। तो जो बोलस है उसकी पीएच लगभग 6.8 6.7 के करीब है। तो उस बोलस की पीएच को क्या करता है, कम। तो ये बोलस की पीएच को, एक तो क्या है बोलस की पीएच को, बोलस की पीएच को कम करता है, जिससे वो एंजाइम क्या कर सकें, जठर रस वाले एंजाइम है वो क्या कर सकें, इस बोलस पर कार्य कर सकें, बोलस का आगे पाचन कर सके। तो ये बोलस की पीएच को कम करता है। दूसरा, बोलस के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है, बोलस के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है, बोलस के साथ आए हुए जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। तो इसकी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक का अम्ल कहते हैं, पीएच 0.9 से 1.5 है, बोलस की पीएच को कम करता है। एक तो HCl है। दूसरा, बोलस के साथ आए हुए जीवाणुओं को क्या करता है, बोलस के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, कौन, HCl। HCl नष्ट करने का कार्य करता है कि जो HCl है, इसी के कारण एसिडिटी उत्पन्न होती है। आमाशय में जो एसिडिटी का कारण है, वो एसिडिटी इसी के कारण होती है। एसिडिटी या जो अम्लीयता होती है, वो अम्लीयता किसके कारण होगी, तो जो एसिडिटी होती है या अम्लीयता होती है वो इसी के कारण होती है। तो आमाशय में जो एसिडिटी होगी या अम्लीयता होगी, उस एसिडिटी या अम्लीयता के लिए जिम्मेदार कौन है, तो HCl है। एसिडिटी या अम्लीयता के लिए जिम्मेदार यदि आपसे पूछा जाए इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो आंसर क्या होगा आपके लिए, कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा कि जिम्मेदार कौन है, आपके HCl है। अब पेट की अम्लीयता, यदि आपसे कहा जाए कि पेट की अम्लीयता, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, अम्लीयता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए किसका उपयोग करोगे, तो पेट की जो अम्लीयता है, इस पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसका MgOH का ऑल्टवाइज, MgOH का क्या, ऑल्टवाइज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए।
यदि आपसे कहा जाए कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा इसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलोगे आप लोग? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए? तो पेट की अम्लीयता को जो दूर करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा, वो किसको लिया जाएगा? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका किया जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, जिसको आप कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का क्या बोलोगे आप लोग? होल ट्वाइस के नाम से जिसको जाना जाता है। तो इस तरह से इसका क्या किया जाएगा? इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग कह सकते हो। तो इसका जो इस्तेमाल है वो इसमें किया जाएगा। का जो इस्तेमाल है वो इस तरह से किया जाता है आपकी। अब HCl के अलावा आप लोगों ने इसमें अन्य क्या चीजें देखी थी? तो HCl के अलावा जठर रस है। जठर रस है। तो जठर रस क्या काम कर रहे हैं? तो ये जठर रस भोजन का पाचन करेंगे, बोलस का पाचन करेंगे। ये जो जठर रस है वो किसका पाचन करेंगे? तो बोलस का पाचन करेंगे आपके, क्योंकि मुख गुहा से भोजन का पाचन होकर आ गया है। अब कहाँ आ गया है? आमाशय में। अब आमाशय में आ गया तो उसमें क्या होगा? पाचन। और आमाशय में क्या पाए जाते हैं? आपके जठर रस पाए जाते हैं। इसलिए जठर रस का क्या होगा? पाचन होगा। तो देखो जठर रस पर जब बात की जाए कि जो जठर रस है हमारे, कौन से जठर रस, कि जठर रस की आप लोग बात करोगे तो जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और जठर रस की पीएच कितनी होती है? तो जो जठर रस है, यदि जठर रस पर हम लोग चर्चा करें तो जो जठर रस है, इस जठर रस में और की पीएच कितनी होगी? तो जठर रस की पीएच आप लोगों को ध्यान रखनी है, 2 से 3 होती है। 2 से 3 होती है। 2 से कितनी होती है? 3 होती है। अब जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे? तो जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो एक तो पाया जाता है ट्रप्सिन। ट्रप्सिन है, रेनिन है, ल्यूसीन है। ट्रप्सिन, रेनिन, ल्यूसीन। तो ट्रप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, ल्यूसीन पाया जाता है। एक तो ये पाए जाते हैं आपके। इसके अलावा ट्रप्सिन, रेनिन और म्यूसिन तो है ही। ट्रप्सिन, रेनिन और म्यूसिन तो है ही। इसके अलावा यदि देखा जाए कि म्यूसिन क्या काम कर रहा है, प्रॉपर उससे यदि हम लोग म्यूसिन पर बात करें कि म्यूसिन क्या काम करेगा, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि एंजाइम पाए जाएंगे। लेकिन ये जो ट्रप्सिन है, रेनिन है, म्यूसिन है, इनकी वर्किंग क्या है या काम क्या कर रहे हैं आपके? तो ये आपके जो ट्रप्सिन है, ये ट्रप्सिन इस रूप में नहीं पाया जाता है। ट्रप्सिन क्या होता है? ये ट्रप्सिनोजन किस रूप में होगा? ट्रप्सिनोजन। ट्रप्सिनोजन। और जो ट्रप्सिनोजन है वह कैसा रूप है? तो एक निष्क्रिय रूप है। कैसा? एक निष्क्रिय रूप है आपके ट्रप्सिनोजन है, जो कैसा? एक निष्क्रिय रूप है आपके ट्रप्सिनोजन। अब ये जो ट्रप्सिनोजन है जो निष्क्रिय रूप है, ये ट्रप्सिनोजन सक्रिय ट्रप्सिन में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? ट्रप्सिन में चेंज होता है। और ये जो ट्रप्सिन है, ये ट्रप्सिन कैसा रूप है? तो ट्रप्सिन कैसा रूप है? एक सक्रिय रूप है। तो ये ट्रप्सिन में चेंज हो जाता है, एक सक्रिय रूप में चेंज हो जाता है, मतलब ट्रप्सिन में चेंज हो जाता है। तो ट्रप्सिनोजन किस में चेंज होगा? ट्रप्सिन में। और ट्रप्सिनोजन को ट्रप्सिन में जो चेंज करने में जो भूमिका निभा रहा है, कौन निभा रहा है? तो HCl। तो HCl क्या काम करता है? तो HCl है वो निष्क्रिय ट्रप्सिनोजन को सक्रिय ट्रप्सिन में चेंज करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि HCl क्या काम कर रहा है, तो जो निष्क्रिय जो ट्रप्सिनोजन है वो सक्रिय किस में चेंज कर रहा है? ट्रप्सिन में। तो निष्क्रिय ट्रप्सिनोजन को सक्रिय ट्रप्सिन में चेंज कौन कर रहा है? HCl कर रहा है। कौन करता है? आपके HCl इस कार्य को करता है। अब जो ट्रप्सिन है ये क्या होगा कि जैसे ही भोजन में क्या आएगी? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन को तोड़ता है। ये क्या करता है?
प्रोटीन को तोड़ता है जो ट्रिप्सिन है वो। ये ट्रिप्सिन किसको तोड़ रहा है? तो ये ट्रिप्सिन किसको तोड़ रहा है? प्रोटीन को। अब ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा और प्रोटीन को किसमें? पेप्टाइड और पेप्टोन में, पेप्टाइड और पेप्टोन में तोड़ रहा है आपके, पेप्टाइड और पेप्टोन में तोड़ रहा है आपके ये प्रोटीन को। इसके अलावा एक कौन सा पाया जाता है? तो एक पाया जाता है आपकी रेनिन एंजाइम। ये रेनिन एंजाइम क्या करता है? जो दूध है उस दूध को किसमें परिवर्तित करता है? दही में। को किसमें परिवर्तित करता है? दही में। कौन सा एंजाइम परिवर्तित कर रहा है? तो उसका नाम क्या है आपकी? रेनिन। रेनिन कर रहा है इस काम को। एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि रेनिन दूध का पाचन कर रहा है। कि दूध में कौन सी प्रोटीन है? कैसीन। तुम्हें कैसीन प्रोटीन होती है। रेनिन एंजाइम क्या करता है? इस कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज करता है। कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज करता है। कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज करता है। तो ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज कर देता है इसको। ये कैसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है, रेनिन एंजाइम दूध को दही में बदल रहा है। मतलब जो कैसीन है इस कैसीन को किस में चेंज कर रहा है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। तो दही में कौन सी हो गई? कैल्शियम पैरा कैसिनेट। और दूध में कौन सी हो गई? कैसीन। तो ये कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में रेनिन एंजाइम चेंज करता है। ये जो रेनिन एंजाइम है, आपको रेनिन एंजाइम का ध्यान रखना है कि जो रेनिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम, कि रेनिन एंजाइम जामुन की तरह कार्य करता है। जैसे जामुन डालते हैं जो को किस में चेंज कर देता है? दही में। उस तरह से रेनिन एंजाइम काम करता है। ये रेनिन एंजाइम 0 से 6 माह के बच्चों में अधिक सक्रिय रहता है। 0 से 6 माह का बच्चा है उसमें अधिक सक्रिय रहता है। माँ के बच्चे में अधिक सक्रिय, 0 से 6 माह के बच्चों में अधिक सक्रिय पाया जाता है। से 6 माह के बच्चों में ज्यादा सक्रिय आपकी कौन सा? रेनिन एंजाइम है। तो रेनिन एंजाइम 0 से 6 माह के बच्चों में अधिक सक्रिय पाया जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने एक कौन सा पढ़ा है? म्यूसिन। म्यूसिन क्या काम कर रहा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है म्यूसिन कुछ क्या काम करता है। तो जो म्यूसिन है ये क्या काम करता है? तो इस म्यूसिन को यदि आप लोग देखोगे तो ये जो आमाशय आपकी, ये आमाशय, इस आमाशय की ये जो भित्ति है इस भित्ति को बचाए रखने का कार्य करता है। एक तरह से आप लोग कह सकते हो तो आमाशय है इसकी जो भित्ति है, भित्ति को बचाए रखने का कार्य करता है इस पाइलोरिक वाले, जिससे HCl के प्रभाव से उस भित्ति को बचाया जा सके। तो एक तरह से कह सकते हो कि म्यूसिन क्या काम करता है? तो म्यूसिन क्या काम कर रहा है? तो ये जो म्यूसिन है वो क्या काम करता है? HCl के प्रभाव से, HCl के प्रभाव से आमाशय की, HCl के प्रभाव से ये क्या करता है? HCl के प्रभाव से आमाशय की भित्ति को, HCl के प्रभाव से आमाशय की भित्ति को बचाता है। HCl के प्रभाव से आमाशय की भित्ति को कौन बचाता है? म्यूसिन बचाता है। तो इस तरह से भोजन का पाचन आमाशय में हो जाएगा। अब आमाशय में भोजन लगभग आमाशय में कितने समय तक रुकता है? तो जो आमाशय है इस आमाशय में भोजन कितने समय तक रुकेगा? तो आमाशय में भोजन रुकता है कितना? भोजन रुकता है तो कितने समय तक रुकता है? लगभग 4 घंटे रुकेगा भोजन।
4 घंटे भोजन रुकेगा। अब आमाशय में भौतिक व रासायनिक पाचन के पश्चात, आमाशय में भौतिक व रासायनिक पाचन के पश्चात, भौतिक व रासायनिक पाचन के पश्चात, भौतिक व रासायनिक पाचन के पश्चात, भौतिक व रासायनिक, आमाशय में भौतिक व रासायनिक पाचन के पश्चात बचे, पाचन के पश्चात बनी लुगदी, पाचन के पश्चात बनी लुगदी, बनी लुगदी, जब ये एंजाइम मिल जाएंगे, पाचन हो जाएगा, तो उसके पश्चात जो लुगदी बनेगी, उस लुगदी को क्या कहा जाएगा? तो उस पाचन के पश्चात जो लुगदी बनती है, तो लुगदी को क्या कहा जाएगा? यदि ऐसा आपसे पूछ लिया जाए, भौतिक और रासायनिक पाचन के पश्चात जो लुगदी बनेगी क्या कहा जाएगा, तो आपके आंसर क्या होगा? कायम। क्या कहा जाएगा उसको? कायम कहा जाएगा उस लुगदी को। तो गुआ वाली को तो बोलस कह रहे थे, और इसको क्या कह रहे हैं आप लोग? कायम कह रहे हैं। इसको कायम कहा जाता है। अब ये कायम कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा साथियों। ये कायम कहाँ जाएगा? यहां से पहुंच करके छोटी आंत में पहुंचता है। अब छोटी आंत में पहुंचने के बाद में छोटी आंत में क्या भूमिका निभाएगा, क्या इसकी छोटी आंत में किस प्रकार की भूमिका रहेगी, इसको हम लोग अगली क्लास में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। छोटी आंत, बड़ी आंत और संपूर्ण पाचन तंत्र की लगभग चर्चाएं लास्ट में हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग लगातार इसी प्रकार से दर्पण क्लासेज करौली के साथ बने रहिए। सभी सब्जेक्टों की बहुत ही बेटर कंटेंट आप लोगों के लिए ऐप पर उपलब्ध है, यूट्यूब पर कुछ उपलब्ध है। तो आप अपनी तैयारी को बेटर बनाने के लिए जुड़ जाइए दर्पण क्लासेज करौली के साथ। साथियों, आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।